भी टूट सकती है, इसलिए उनकी गारंटी पे कोई भरोसा करेगा नहीं। यदि गारंटी देनी होती तो 2018 में देते, रोजगार की देते, महिलाओं की असमत की सुरक्षा की देते, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते करते उसको खत्म करने की बात करते, तुष्टीकरण के बारे में वो गारंटी देते कि राजस्थान में रामनवमी का जुलूस बड़े शान से निकलेगा। तो में चुनावी माहौल है और ऐसे में राजस्थान में ईडी की कार्रवाई भी लगातार जारी है। ईडी की कार्रवाई में डोटासरा के घर छापा पड़ा तो वहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी समन मिला। हमारे साथ सतीश पूनिया जी हैं, जिनके ऊपर एक बार पार्टी ने फिर विश्वास जताया है आमेर विधानसभा से टिकट देकर। सतीश जी, पहले तो महत्वपूर्ण सवाल कि ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये द्वेषतापूर्ण कार्रवाई है, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का वीडियो देख रहा था जिसमें वो प्रतिशोध की कार्रवाई का जिक्र कर रहे थे, लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे थे, लेकिन शायद बार बार उनको विस्मृति हो जाती है कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम कांग्रेस ने किया। भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस पार्टी है। प्रतिशोध की राजनीति इंदिरा गांधी के ज़माने से अशोक गहलोत जी तक लगातार चलती आई है। इस प्रदेश में यदि पिछले 5 सालों में कांग्रेस पार्टी का जो बड़ा पाप है, मुख्यमंत्री की सरकार के रहते हुए जो बड़ा पाप है, वो है पेपर लीक। पेपर लीक के बारे में एक नहीं अनेकों इस तरीके के एविडेंसेस थी, जिसके बारे में खुद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उस समय के अध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ है। छोटी मछलियां पकड़ी गई, बड़ी मछलियां बच गई। और किसी भी संवैधानिक एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है, पूछताछ का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी को यदि दूध के दूल्हे हैं, खरे हैं, तो उनको सहयोग करना चाहिए था। आज यदि ईडी आती है तो उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और मैं मुख्यमंत्री के शब्दों को देख रहा था कि वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि यदि वो ठीक हैं तो उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, और बेठीक हैं तो मुझे लगता है कि पेपर लीक से बड़ा कोई अपराध नहीं है जिसने राजस्थान के बच्चों के जीवन को किस तरीके संकट में डाला, उनके सपने तोड़े। और मुझे लगता है कि जब चोट लगी खुद को, तब उनको तकलीफ आई, तब उनको सियासत याद आई, तब उनको लोकतंत्र याद आया, तब प्रतिशोध याद आया। और इसलिए ईडी संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम कर रही है, उसको मुझे लगता है इस कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 गारंटियां दी है। वो कह रहे हैं कि अब घोषणाएं नहीं, गारंटियां देंगे, सरकार बनी तो हम ये सभी गारंटियां भी पूरी करेंगे। आप कैसे देखते हैं? अशोक गहलोत की गारंटी चीन के खिलौने जैसी है जो कभी भी टूट सकती है, इसलिए उनकी गारंटी पे कोई भरोसा करेगा नहीं। यदि गारंटी देनी होती तो 2018 में देते, रोजगार की देते, महिलाओं की असमत की सुरक्षा की देते, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते करते उसको खत्म करने की बात करते, तुष्टीकरण के बारे में वो गारंटी देते कि राजस्थान में रामनवमी का जुलूस बड़े शान से निकलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें थी, गारंटी इसकी चाहिए थी। आप वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए यदि 2023 में चुनाव से पहले कोई गारंटी देते हैं तो आपकी गारंटी पर कोई भरोसा नहीं करेगा। हाँ, ये गारंटी जरूर राजस्थान की जनता दे रही है कि इस बार कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। आमेर विधानसभा की बात से पहले एक सवाल और। कल मालेश्वरी डोंगरी मंदिर के पुजारी ने ये साफ कर दिया कि जो 21 रुपये लिफाफे में निकले, ये जो अफवाह फैलाई गई वो एक कोरी अफवाह थी। इसको भी कल आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है। देखिए, इस प्रदेश में कांग्रेस पूरे 5 साल सत्ता में रही है। उन्होंने क्या किया, क्या करने वाले, उस पर बात करती प्रियंका गांधी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की तर्ज पे वो आती है, लेकिन कभी भी लड़कियों की आवाज़ नहीं उठाती है। और ऐसे में केवल एक लिफाफे को वो मुद्दा बनाती हैं, झूठ फैलाती हैं, जिसके बारे में चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है। तो मुझे लगता है कि या तो उनका आस्था से कोई वास्ता नहीं है। किसी मंदिर का 1 रुपया भी आस्था का प्रतीक है। पहली बात तो ये मुद्दा ही नहीं था, और दूसरा जो वीडियो था, विजुअल था, उससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। इस तरीके का कोई एनवलप प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं डाला गया, या मालाश्री के पुजारी जी ने स्पष्ट कर दिया है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी मोदी जी से घबराई है और झूठ और असत्य और भ्रम फैलाकर लोगों को प्रभावित करना चाह रही है, जो सामने आ गया। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल अब यह है कि आमेर विधानसभा से एक बार फिर आपको टिकट मिली है, तो कैसे देखते हैं इस चुनौती को? देखिए, मेरा आमेर से यूं तो वास्ता बरसों बरस का है, पर 10 साल से राजनीतिक गतिविधियों के, सामाजिक गतिविधियों के तौर पे मैं जुड़ा हूं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं जब लड़ने आया था 13 में, तो मेरी कल्पना थी कि यहाँ बहुत विकास हुआ होगा, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ और मुझे ये चुनौती थी कि मैं चुनाव हारा, सरकार बीजेपी की आई, और उस सरकार की मदद से हमने 1500 करोड़ के विकास के काम कराए। यहाँ बुनियादी विकास के तौर पर कहें तो 350 करोड़ की सड़कों से लेके, स्कूल से लेके, अस्पताल से लेके जो चीज़ें की जा सकती थी वो किए। सामाजिक तौर पर भी जो इनोवेशन, नवाचार किए जा सकते थे वो किए। 18 में विधायक बना। आमेर की जनता ने मुझे बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों में
मुझे यहाँ 13,500 से भी ज़्यादा का मैंडेट दिया। वो मैंडेट विकास के मुद्दे का था, वो व्यवहार का था, वो चरित्र का था, वो ईमानदारी का था, शुचिता का था और एक कार्यकर्ता के प्रति कार्यकर्ताओं का प्रेम था। 18 से 23 तक मैं राजस्थान का बिरला विधायक हूँ जिसने 125% अपने विधायक कोष का खर्च किया है। आज कोई ऐसी पंचायत नहीं है जहाँ 30 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के विकास के काम हुए नहीं है। सदन में 168 मामले केवल विधानसभा को आमेर को फोकस करके उठाया, जिसमें बहुत सारी समस्याओं का निस्तारण भी हुआ। आज मैं रोजगार मेला लगाता हूँ, आज मैं मैराथन कराता हूँ, आज मैं सुकन्या समृद्धि के खाते खुलवाता हूँ। तो कुल मिलाकर राजनीति में एक रचनात्मकता कैसी हो सकती है वो भी किसी को देखनी हो तो आमेर में, और यही कारण है कि विधायक सम्मेलन में पूरे देश भर में आमेर को 75 विधायकों में शामिल हुआ, फेम इंडिया में विधायक शामिल हुआ। कुल मिलाकर जनता का मूड अच्छा है, कार्यकर्ता बहुत परिश्रम करते हैं और एक अच्छे बहुमत की जीत आमेर में भारतीय जनता पार्टी की होगी। सतीश जी, जब हम आमेर में भ्रमण कर रहे थे, हम देख रहे थे, लोगों के रुझान जान रहे थे, तो दो महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई। एक तो आपका वो बड़े चर्चा हो रही है उस स्कूल की जहां पर एक पेड़ हुआ करता था और वहां पर आपने स्कूल बनवाई। दूसरा, मुस्लिम वोटर्स माना जाता है मुख्यतः कि भाजपा को वोट नहीं देते हैं, लेकिन वहां पर भी रुझान आपके प्रति पर्सनली कि सतीश जी आएंगे तो हम उनको ही वोट देंगे, तो मुस्लिम वोटर्स का भी रुझान आपकी तरफ है। ये दोनों बातें आप कैसे? क्योंकि यहाँ जातिवाद की, पंथ मजहब की बात ज्यादा होती थी, लेकिन 10 वर्षों में उस मिथक को हमने तोड़ा और अपने परिश्रम से तोड़ा। इसलिए कोई नहीं कह सकता जो दरवाजे पर आया जिसमें पार्टी का भेद किया हो, जाति का किया हो, पंथ का किया हो, सबको निरपेक्ष रूप से परिवार की तरह पोषित किया। और जो बुनियादी विकास का मैंने कहा कि बहुत ऐसे नवाचार हुए CSR के जरिए, भामाशाह के जरिए, सांसदों के जो राज्यसभा के सांसद हैं उनके सांसद कोष के जरिए मैं केरल के KJ अल्फोंस का पैसा लगा पाया। तो पार्टी ने जो मुझे मान सम्मान दिया अध्यक्ष के नाते, उस हैसियत से मैं यहाँ लगा पाया। तो कुल मिलाकर यहाँ की जनता का जाति और पार्टी से ऊपर उठकर भी मेरे प्रति एक अनुराग है जो मेरी ताकत बना है। महत्वपूर्ण मुद्दे और क्या देखते हैं आने वाले समय में आमेर विधानसभा की बात करें तो? देखिए, आमेर में एक तो पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं। दुनिया का हर तीसरा पर्यटक हिंदुस्तान आता है, राजस्थान आता है और आमेर में कदम रखता है। उसमें एक भारत की सरकार ने घोषणा की हुई आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, जिसमें 350 करोड़ रुपए भारत की सरकार ने देना तय किया। यहाँ की सरकार की लापरवाही और शिथिलता के कारण वो इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि आमेर में वो काम किया जाए ताकि आमेर के उस क्षेत्र में 5 से 10 हज़ार तक का रोजगार का सृजन हो। यहाँ खेती में, पशुपालन में, डेयरी में अपार संभावनाएं हैं। सब्जी यहाँ होती है, लेकिन जैसे उदाहरण के तौर पर टमाटर यहाँ पैदा होता है पर केचप नोएडा में बनता है। मैं चाहूँगा कि वो केचप यहाँ आमेर की धरती पर बने। यहाँ पर जो हमारी महिलाएं बड़ी हुनरमंद हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छा काम करते हैं, उनको हम लोग प्रमोट करेंगे। एक हमने कोशिश करी है कि जो बच्चे जो लाइब्रेरी की डिमांड करते थे, हर पंचायत में एक लाइब्रेरी की घोषणा की। उसमें 20 में प्रोसेस में है। खेल के मैदान की एक बड़ी आवश्यकता थी क्योंकि फौज की, पुलिस की तैयारी करते हैं उन बच्चों की एक सहूलियत के लिए। तो कुल मिलाकर कोशिश ये रहेगी कि जो अच्छे बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको काउंसलिंग की व्यवस्था हो और रोजगार मेले के जरिए जो प्रतिवर्ष हमारे एक काम का हिस्सा बनेगा, तो निजी क्षेत्र में बच्चों को अच्छे अवसर मिलें, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा। तो कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ये पहली प्राथमिकता रहेगी। पर्यटन का विकास जिसके जरिए रोजगार का सृजन ये दूसरी प्राथमिकता रहेगी। कुछ हेल्थ फैसिलिटी, लेकिन एक जो बड़ा पक्ष है यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का, नज़दीक होने के बावजूद भी यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, जो बसों की व्यवस्था है वो कमज़ोर है। वो ग्रामीण बस सेवा के लिए हम लोगों ने कमिट किया कि हम उसको शुरू करेंगे। तो कुल मिलाकर विकास हमारी प्राथमिकता रहेगी। अच्छा, आखिरी सवाल। एक जनता बार बार ये सवाल भी पूछ रही थी, जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या सतीश जी यहाँ से जीत कर जाएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? तो आपको क्या मानना है कि आपको भी लगता है कि इस पद तक एक सतीश पूनिया जी पहुंच पाएंगे? क्या पार्टी आपके ऊपर विश्वास जता पाएगी या जनता की जो नज़र में आशा है वो पूरी हो पाएगी? देखिए, मेरी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, न मैं इसमें होड़ में था न दौड़ में था। मैं सारी चीज़ों के ऊपर आमेर का एक अच्छा संतरी बनना चाहूँगा, एक इस तरीके का विधायक बना रहना चाहूँगा कि जिससे आमेर का विकास हो। सरकार से भी मेरी यही शर्त रहेगी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हम जो आमेर के बारे में तय करें वो पार्टी और सरकार उसको अक्षर से लागू करे। इसलिए कोई मसला नहीं है। पार्टी जो भूमिका जिस रूप में देती है उसको मैं स्वीकार करके पहले भी काम करता है, आगे भी करूँगा, लेकिन मैं इस दौड़ में कतई नहीं हूँ। पार्टी में भी अंदरूनी कलह की खबरें पहले आई थी, चाहे वसुंधरा राजे के साथ हो, गजेंद्र सिंह शेखावत, सब लोग। अब क्या एकजुट है पार्टी? देखिए, पार्टी की दूसरी सूची आई है, वो उससे एक इम्प्रेशन सब जगह गया है कि सब लोगों ने बैठ के काम किया, सामूहिक रूप से किया, कोई गतिरोध नहीं था। और इस बात पर सब सहमत हैं कि हम कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें, बीजेपी को काबिज करें,
नेतृत्व की जब बात आती है तब इस तरीके की खेमेबंदी की बात आती है। पर ये सब लोग अब कन्विंस हैं, सक्षम हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल जिसको नेता नामित करेगा उसको सब स्वीकार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस में जरूर विग्रह है जो पूरे 5 साल रहा और आगे भी रहेगा। ये थे हमारे साथ सतीश पुनिया, जिन्होंने कहा कि मैं किसी भी महत्वाकांक्षा से दूर रहकर आमेर के विकास के ऊपर फोकस करूंगा और आने वाले समय में भाजपा की राजस्थान में सरकार बनाएंगे। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।